वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013 फॉर द अपकमिंग राजस्थान जुडिशरी 2024 एग्जामिनेशन विच विल नाउ बी हेल्ड ऑन 23 जून। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। अगर आपको सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट बिल्कुल भी नहीं आता है देन स्टॉप दिस वीडियो राइट हियर, क्योंकि हम लोग आपको स्क्रैच से सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट नहीं बताने वाले हैं। दिस वीडियो इज फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम दैट इज RJS 2024 और इसे यूपी जुडिशरी के हिसाब से भी बनाया गया है। इस पूरी वीडियो और PDF का सिर्फ एक ही फोकस रहने वाला है कि कैसे आप लोग अपने एग्जाम में सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही से अटेम्प्ट कर पाए। तो इसलिए अगर आपको सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट बिल्कुल भी नहीं आता है और आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आप आराम से सारे क्वेश्चन सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के सही से कर पाएंगे। और याद रहे, अगर आपको सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट बिल्कुल भी नहीं आता है और आप तब भी ये वीडियो देख लेते हैं तो भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। लास्टली, ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये PDF अच्छी लगती है तो आप इसे बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। तो इस एक्ट के अंदर 8 चैप्टर्स हैं, 30 सेक्शंस हैं। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द होल ऑफ इंडिया। इन्फोर्समेंट डेट इस एक्ट की है 9 दिसंबर 2013। सेक्सुअल हरासमेंट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, Article 21. It is also a violation of right to practice any profession, carry any occupation, trade or business, including right to safe environment free from sexual harassment. Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25 जून 1993 को रेटिफाई किया था। लेटेस्ट अमेंडमेंट इस एक्ट की है 2016 अमेंडमेंट विच केम इन इफेक्ट फ्रॉम 6 मई 2016 और इसने एक सिंपल सा काम किया था। जो भी आपकी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी और लोकल कंप्लेंट्स कमेटी थी उसको इन्होंने शॉर्टन करके इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी कर दिया था। अदरवाइज देयर आर नो चेंजेस इन दिस एक्ट। नाउ वी विल टेक अ लुक एट द स्कीम ऑफ द एक्ट। चैप्टर 1 के अंदर प्रिलिमिनरी बातें की गई हैं विच स्ट्रेचेस फ्रॉम सेक्शन 1 to 3। चैप्टर 2 में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की बात की गई है सेक्शन 4 में। चैप्टर 3 के अंदर आता है आपका लोकल कंप्लेंट्स कमेटी विच स्ट्रेचेस फ्रॉम सेक्शन 5 to सेक्शन 8। चैप्टर 4 बात करता है कंप्लेंट की सेक्शन 9 से सेक्शन 11। चैप्टर 5 बात करता है इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट की सेक्शन 12 to सेक्शन 18। चैप्टर 6 बात करता है ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर की सेक्शन 19 के अंदर दी गई हैं जो। और चैप्टर 7 आपकी बात करता है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो कि सेक्शन 20 में दी गई है। और चैप्टर 8 बात करता है मिसलेनियस चीजों के बारे में जो कि है सेक्शन 21 से सेक्शन 30 तक। नाउ वी विल बिगिन विद द शॉर्ट नोट। सबसे पहले आता है सेक्शन 2 जिसके अंदर डेफिनेशंस की बात की गई है। सबसे पहली चीज जो डिफाइंड है इट इज 2A के अंदर अग्रीव्ड वुमेन। तो अग्रीव वुमेन कौन होता है? जो कि अगर एक वर्क प्लेस की बात की जाए तो वुमेन ऑफ एनी एज वेदर एम्प्लॉयड और नॉट। अगर ड्वेलिंग प्लेस या हाउस की बात की जाए तो वुमेन ऑफ एनी एज हु इज एम्प्लॉयड। 2B में डिफाइन किया गया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। तो अगर कोई वर्क प्लेस है विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, ओन्ड, कंट्रोल्ड होली और सब्सटैंशियली बाय, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या यूटी है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई ऐसी बॉडी है विच इज नॉट कवर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी देन इट विल बी स्टेट गवर्नमेंट। 2C डिफाइन करता है चेयरपर्सन। चेयरपर्सन किसका होता है? लोकल कंप्लेंट्स कमिटी का होता है हु इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। 2D में डिफाइन किया गया है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को हु इज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 5। 2E में डिफाइन किया गया है डोमेस्टिक वर्कर को। अब डोमेस्टिक वर्कर कौन होता है? डोमेस्टिक वर्कर is a woman employed to do household work for cash or kind either, और जो employment है it is either directly or through an agency on temporary, permanent, part time या full time basis पे and it does not include a family member of the employer। 2F के अंदर डिफाइन किया गया है employee को। 2G के अंदर डिफाइन किया गया है employer को। हमारे नोट्स में आपको employee वर्ड दिखेगा EE से डिनोटेड और employer वर्ड दिखेगा ER से डिनोटेड। तो आगे बढ़ते समय आप कंफ्यूज ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 2H में डिफाइन किया गया है इंटरनल कमिटी को। कौन सी होती है? इट इज द इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी जो कि सेक्शन 4 के अंदर बनाई जाती है। 2I डिफाइन करता है लोकल कमिटी को यानी कि लोकल कंप्लेंट्स कमिटी जो कि बनाई गई जाएगी सेक्शन 6 के अंदर। 2J डिफाइन करता है मेंबर को। मेंबर दोनों में होता है, लोकल कंप्लेंट कमिटी में भी और इंटरनल कंप्लेंट कमिटी में भी। 2L डिफाइन करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है इंटरनल कंप्लेंट कमिटी में और जिसका नॉमिनेशन होता है सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 के अंदर। 2M डिफाइन
डिफाइन करता है रिस्पोंडेंट को। रिस्पोंडेंट कौन होता है? अगेंस्ट हुम अग्रीव्ड वुमन हैज मेड अ कंप्लेंट इन सेक्शन 9, वो रिस्पोंडेंट होगा। नाउ 2N सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात करता है सेक्सुअल हरासमेंट, वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट्स और बिहेवियर वेदर डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन। जो भी हम चीजें पढ़ेंगे उसमें से एक या एक से अधिक चीज जो कि अनवेलकम हो, या फिर कोई ऐसा बिहेवियर जो कि डायरेक्टली या बाय इम्प्लीकेशन ये चीजें करता है। सबसे पहला करता है फिजिकल कांटेक्ट या एडवांसेस। सेकंड थिंग इज डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स। थर्ड थिंग इज मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स। फोर्थ थिंग इज शोइंग पॉर्न। और फिफ्थ थिंग इज अनवेलकम फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। अब इनमें से वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, इनमें से वन या तो एक हो या उससे ज्यादा हो, तो ये दिस विल कॉन्स्टिट्यूट एज सेक्सुअल हरासमेंट। 2O के अंदर डिफाइन किया गया है वर्क प्लेस को। अब वर्क प्लेस क्या होती है? अगर कोई डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, अंडरटेकिंग है, एस्टेब्लिशमेंट है, एंटरप्राइज है, इंस्टीट्यूशन है, ऑफिस है, ब्रांच है या फिर यूनिट है ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट कंपनी और कॉर्पोरेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये वर्क प्लेस माना जाएगा। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट वेंचर है, अंडरटेकिंग है, एंटरप्राइज है, इंस्टीट्यूशन है, एस्टेब्लिशमेंट है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, NGO है, यूनिट है, सर्विस है, सर्विस प्रोवाइडर है, हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट हैं, स्टेडियम है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, कंपटीशन है, गेम्स का वेन्यू है, प्लेसेस विजिटेड बाय एम्प्लॉई है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर ड्वेलिंग प्लेस है, हाउस है, ये सारी चीजें वर्क प्लेस के अंदर आएंगी। 2P के अंदर डिफाइन किया गया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 से कम लोग हैं, देन यू आर पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 3। इट टॉक्स अबाउट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। अब इसके अंदर सिंपल सी बात की गई है कि नो वुमेन विल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट एनी वर्क प्लेस। किसी भी वुमन को सेक्सुअली हरास नहीं किया जाएगा वर्क प्लेस पे। और ये कैसे करते हैं सेक्सुअली हरास वर्क प्लेस पे, तो वो भी देख लेते हैं। प्रोमिसिंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयमेंट और बाय गिविंग थ्रेट ऑफ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयमेंट, या फिर एक्सप्लिसिट थ्रेट दी जाए अबाउट प्रेजेंट या फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को लेके, या फिर इंटरफेरेंस विद वर्क की जाए, क्रिएटिंग इंटिमिडेटिंग ऑफेंसिव हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें भी सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आ जाती हैं। या फिर ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू अफेक्ट हेल्थ और सेफ्टी, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। नाउ वी विल कम टू सेक्शन 4 विच टॉक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। एवरी एम्प्लॉयर या फिर वर्कप्लेस बाय ऑर्डर इन राइटिंग विल कॉन्स्टिट्यूट एन इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। हर एम्प्लॉयर या वर्कप्लेस बाय ऑर्डर इन राइटिंग ICC को बनाएगा। ICC जो है वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पे बनेगी। अब ICC के मेंबर्स कौन कौन होंगे? सबसे पहला होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब ये होगा कोई वुमन एट अ सीनियर लेवल। अगर कोई वुमेन एम्प्लॉय भी नहीं है तो उन्हें दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से नॉमिनेट किया जाएगा। अगर दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पे भी कोई वुमेन एम्प्लॉय नहीं है तो फिर एम्प्लॉयर की जो दूसरी वर्क प्लेस है वहां से किसी वुमेन एम्प्लॉय जो कि सीनियर लेवल पे है उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया जाएगा। मिनिमम 2 मेंबर्स ऐसे होंगे हु आर कमिटेड टू कॉज ऑफ वुमेन और सोशल वर्क या फिर लीगल नॉलेज हो उनके पास फ्रॉम द एम्प्लॉइज। ये जो 2 मेंबर्स होंगे मिनिमम, दे विल बी फ्रॉम अमंग्स द एम्प्लॉइज। और एक मेंबर होगा किसी NGO का, और ये NGO ऐसा होना चाहिए विच इज एसोसिएटेड विद वुमेन कॉजेज या फिर सेक्सुअल हरासमेंट। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स शैल बी वुमेन। एटलीस्ट बेयर मिनिमम आपको आधे मेंबर्स वुमेन ही बनाने पड़ेंगे। प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स और मेंबर्स का जो टर्म होगा 3 साल का होगा। और NGO की जो फीस और अलाउंसेस होंगी वो एम्प्लॉयर प्रेस्क्राइब करेगा और उतनी ही पे की जाएगी उनको। प्रिसाइडिंग ऑफिसर और मेंबर्स को रिमूव भी किया जाता है किस किस सिचुएशन में? अगर उन्होंने सेक्शन 16 को कॉन्ट्रावेन किया है, अगर उन्होंने कोई ऑफेंस के लिए उन्हें कन्विक्ट किया गया है, अगर उनके ऊपर किसी ऑफेंस के लिए इंक्वायरी चल रही है, इफ दे आर गिल्टी इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, या फिर इफ दे हैव अब्यूज्ड देयर पोजीशन, तो इन सब सिचुएशंस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स या फिर मेंबर्स को रिमूव किया जा सकता है। और जो भी वैकेंसी इसके रिमूवल से अराइज होगी इट विल बी फिल्ड बाय अ फ्रेश नॉमिनेशन। सेक्शन 5 बात करता है नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, इसको DO बोला गया है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो या तो DM को, ADM को, कलेक्टर को या डिप्टी कलेक्टर को एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नोटिफाई करेगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 6। सेक्शन 6 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकल कमिटी और LC। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है ही शैल कॉन्स्टिट्यूट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट अ लोकल कमिटी वेयर IC इंटरनल कमिटी हैज नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिसीव कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। यानी कि अगर कोई ऐसी वर्क प्लेस है जहां पे इंटरनल कमिटी
कमेटी नहीं बनाई गई है तो फिर वहां उनके लिए डिस्ट्रिक्ट की लोकल कमेटी में कंप्लेंट्स दी जा सकती हैं। अब जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा वो एक नोडल ऑफिसर को बनाएगा हर एक ब्लॉक में, तालुका में, तहसील में, रूरल एरिया में या फिर ट्राइबल एरिया में, वार्ड में, म्युनिसिपैलिटी में, टू रिसीव कंप्लेंट्स एंड फॉरवर्ड देम इन 7 days। जुरिस्डिक्शन ऑफ जो लोकल कमेटी होगी वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में लागू होगी। सेक्शन 7 बात करता है कॉम्पोजिशन, टेन्योर, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लोकल कमेटी। अब लोकल कमेटी के अंदर कौन कौन लोग होंगे? इनका जो चेयरपर्सन होगा इट विल बी एन एविडेंट वुमन हु हैज वर्कड इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क और वुमेन कॉजेज। 2 मेंबर्स होंगे फ्रॉम वुमेन वर्किंग इन ब्लॉक, तालुका, तहसील, वार्ड, म्युनिसिपैलिटी, और 2 मेंबर्स होंगे जिसमें से एटलीस्ट एक वुमेन होगा और ये लोग आएंगे एनजीओ से जो कि काम करते हैं वुमेन कॉजेज या फिर सेक्सुअल हरासमेंट की फील्ड में। एटलीस्ट 1 नॉमिनी का लीगल बैकग्राउंड होना चाहिए, एटलीस्ट एक वुमेन नॉमिनी होनी चाहिए जो कि SC ST या OBC बैकग्राउंड की हो, और जो ऑफिसर जो सोशल वेलफेयर या फिर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से डील करते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे इस लोकल कमेटी के। और चेयरपर्सन और लोकल कमेटी के जो मेंबर्स होंगे इनका टर्म ऑफ ऑफिस होगा 3 साल का। चेयरपर्सन और मेंबर को रिमूव भी किया जा सकता है अगर वो सेक्शन 16 को कॉन्ट्रावीन करें, अगर वो किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो जाएं या फिर उनके ऊपर इंक्वायरी चले किसी ऑफेंस की, या तो फिर वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में गिल्टी करार दिए जाएं या फिर वो अपनी पोजीशन का अब्यूज करें। और जो भी वैकेंसी आएगी उनके रिमूवल की वजह से इट विल बी फिल्ड बाय फ्रेश नॉमिनेशन। एक्सेप्ट नोडल ऑफिसर्स या फिर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, चेयरपर्सन और मेंबर्स विल बी एंटाइटल्ड टू फीस और अलाउंसेस। यानी कि नोडल ऑफिसर्स और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को कोई फीस नहीं मिलेगी, लेकिन चेयरपर्सन और मेंबर्स को फीस और अलाउंसेस मिलेंगे। सेक्शन 8 बात करता है ग्रांट्स एंड ऑडिट। अब ग्रांट्स एंड ऑडिट्स कैसे काम करती हैं कि सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट देगी जिसका यूज फीस और अलाउंसेस किसको पे करने के लिए, फीस और अलाउंसेस किसकी, चेयरपर्सन और मेंबर्स की अलाउंसेस और फीस पे करने, किसको पे करने के लिए, फीस और अलाउंसेस किसकी, चेयरपर्सन और मेंबर्स की अलाउंसेस और फीस पे करने के लिए यूज किया जाएगा। किसको पे करने के लिए, फीस और अलाउंसेस किसकी, चेयरपर्सन और मेंबर्स की अलाउंसेस और फीस पे करने के लिए यूज किया जाएगा। किसको पे करने के लिए, फीस और अलाउंसेस किसकी, चेयरपर्सन और मेंबर्स की अलाउंसेस और फीस पे करने के लिए यूज किया जाएगा। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक एजेंसी भी बना सकती है और ट्रांसफर कर सकती है जो ग्रांट्स उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली है उस एजेंसी को, और एजेंसी फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को पे करेगी फॉर पेमेंट ऑफ अलाउंस एंड फीस, और अकाउंट्स ऑफ द एजेंसी विल बी ऑडिटेड बाय द अकाउंटेंट जनरल ऑफ स्टेट। तो मतलब सिंपल सी बात है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, फिर स्टेट गवर्नमेंट से वो पैसा चला जाएगा उस एजेंसी को, एजेंसी वो पैसा दे देगी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इन सब जो पैसे का लेन देन हुआ है इसकी ऑडिटिंग करेगा अकाउंटेंट जनरल ऑफ स्टेट। सेक्शन 9 बात करता है कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट की। अब अगर कोई अग्रीव्ड वुमेन है तो वो इन राइटिंग इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी को विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट या फिर लास्ट इंसिडेंट कंप्लेंट दे सकती है अपनी। इसको इन राइटिंग में होना चाहिए, इंसिडेंट के विद इन 3 months में होना चाहिए, और इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी दोनों को दे सकती है। नाउ अगर ऐसा होता है कि कंप्लेंट राइटिंग में नहीं हो सकती किसी कारणवश, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं या मेंबर्स हैं इंटरनल कमेटी के, या फिर जो चेयरपर्सन और मेंबर्स हैं लोकल कमेटी के, वो असिस्ट करेंगे उस वुमन को उस कंप्लेंट को राइटिंग में लिखने के लिए। इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी कैन इंक्रीज टाइम लिमिट मैक्सिमम 3 months फॉर रीजंस इन राइटिंग, यानी कि इनिशियल टाइम कंप्लेंट करने का 3 महीना है और इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी उसको 3 महीना और बढ़ा सकता है फॉर सफिशिएंट कॉज फॉर रीजंस रिकॉर्डिंग इन राइटिंग। तो मैक्सिमम टाइम आपका मान लीजिए 6 महीने का होगा। अगर कोई लीगल एयर है या फिर अदर पर्सन है, देन ही कैन ऑल्सो कंप्लेंट ऑन बिहाफ ऑफ द वुमेन इफ वुमेन इज अनेबल टू कंप्लेन ड्यू टू फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी और डेथ और अदरवाइज। अगर एक औरत है जिसकी सेक्सुअल हरासमेंट हुई है तो उनके लीगल एयर्स और अदर पर्सन भी कंप्लेंट उनके बिहाफ पे फाइल कर सकते हैं। अगर वो औरत ऐसा नहीं कर सकती, किस वजह से, कि उसको फिजिकल ट्रॉमा है, मेंटल इनकैपेसिटी है, या वो मर चुकी है, या फिर कोई और रीजन है। सेक्शन 10 बात करता है कंसीलिएशन की। सेक्शन 10 बात करता है कंसीलिएशन की। अब कंसीलिएशन क्या होता है कि इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी इंक्वायरी शुरू करने से पहले, इससे पहले कि वो अपनी सेक्शन 11 की इंक्वायरी करें, अगर वुमेन उनसे रिक्वेस्ट करती है तो वो मैटर को कंसाइल करने की कोशिश करेंगे। दे कैन टेक स्टेप्स टू सेटल द मैटर थ्रू कंसीलिएशन। अब इसके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ कंसीलिएशन, एंड व्हेन द सेटलमेंट इज अराइव्ड एट, तो जो इंटरनल और लोकल कमेटी है दे विल रिकॉर्ड द सेटलमेंट इन राइटिंग एंड फॉरवर्ड इट टू एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टू टेक एक्शन एज स्पेसिफाइड इन रिकमेंडेशन। और इंटरनल और लोकल कमेटी जो है वो कॉपीज प्रोवाइड करेंगे ऑफ सेटलमेंट, वुमेन को भी देंगे और
रिस्पोंडेंट को भी देंगे। अब जब भी सेटलमेंट हो जाएगी तो कोई इंक्वायरी आगे नहीं की जाएगी इंटरनल और लोकल कमेटी के द्वारा। तो यानी कि सिंपल सा प्रोसीजर है कि एक वुमेन रिक्वेस्ट करेगी इससे पहले की इंक्वायरी सेक्शन 11 की शुरू हो, और उसके बाद जो इंटरनल और लोकल कमेटी है दे विल टेक स्टेप्स टू सेटल द मैटर थ्रू कंसिलिएशन। कोई भी मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं होगी कंसिलिएशन के बेसिस पे, और जैसे ही सेटलमेंट आ जाएगी, अराइव होगी, देन स्टेट सेटलमेंट विल बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड इट विल बी फॉरवर्डेड टू द एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टू टेक एक्शन एज स्पेसिफाइड इन रिकमेंडेशन। सेक्शन 11 पे आते हैं। ये बात करता है इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट। सेक्शन 11 की इंक्वायरी। अब इसके अंदर सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 10 इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी शैल प्रोसीड इंक्वायरी इन कंप्लेंट अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल्स एप्लीकेबल टू द रिस्पोंडेंट। तो रिस्पोंडेंट के ऊपर जो भी सर्विस रूल्स एप्लीकेबल होते हैं उनके बेसिस पे इंटरनल और लोकल कमेटी इंक्वायरी स्टार्ट करेगा सेक्शन 11 के अंदर। अगर केस डोमेस्टिक वर्कर का है और प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट करता है तो लोकल कमेटी शैल फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू पुलिस इन 7 days फॉर रजिस्टरिंग केस इन सेक्शन 509 IPC। अगर डोमेस्टिक वर्कर का केस है और इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी को लगता है कि प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट करता है तो वो जो है 7 दिन के अंदर अंदर उस वुमेन की कंप्लेंट को पुलिस को फॉरवर्ड कर देंगे ताकि सेक्शन 509 IPC की FIR रजिस्टर की जाए। अगर दोनों पार्टी एम्प्लॉइज हैं, पार्टीज ड्यूरिंग इंक्वायरी शैल बी गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग और एंड कॉपीज ऑफ द फाइंडिंग विल बी मेड अवेलेबल टू द बोथ पार्टीज। अगर दोनों पार्टीज यानी कि जो कंप्लेनेंट हैं और रिस्पोंडेंट हैं, अगर वो दोनों एम्प्लॉइज हैं तो पार्टीज जो हैं वो इंक्वायरी के दौरान उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी दोनों पार्टीज को हियरिंग की, और कॉपीज और जो होंगी फाइंडिंग्स की वो दोनों पार्टीज को दी जाएंगी। सेक्शन 509 नॉटविथस्टैंडिंग आफ्टर द कन्विक्शन कोर्ट कैन ऑर्डर पेमेंट ऑफ सम फ्रॉम रिस्पोंडेंट टू वुमेन। नॉटविथस्टैंडिंग सेक्शन 509 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेक्शन 509 में क्या लिखा है, बट अगर कन्विक्शन हो जाती है उस सेक्शन के अंदर तो कोर्ट जो है वो पेमेंट ऑर्डर कर सकती है फ्रॉम रिस्पोंडेंट टू वुमेन। इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होंगी और इंक्वायरी कंप्लीट करने का समय भी दे दिया गया है 90 दिन का। सेक्शन 12 बात करता है एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। अगर वुमेन की रिटन रिक्वेस्ट है ऑफ वुमेन तो इंटरनल और लोकल कमेटी कैन रिकमेंड टू एम्प्लॉयर टू ट्रांसफर द वुमेन और ग्रांट हर लीव और एनी अदर रिलीफ। अगर इंक्वायरी पेंडिंग है और वुमेन रिक्वेस्ट करती है दोनों कमिटी से, यानी कि इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी जिससे मर्जी, तो वो कमेटी एम्प्लॉयर को रिकमेंड कर सकती है एट द रिक्वेस्ट ऑफ वुमेन कि उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, उसको लीव दी जाए या फिर कोई भी अदर रिलीफ जो कि वुमेन ने मांगा है। कोई भी लीव जो यहाँ पे दी जाएगी इट इज इन एडिशन टू एंटाइटल्ड लीव। जितनी भी लीव्स के लिए वो वुमेन एंटाइटल्ड है उसके ओवर एंड अबव ये छुट्टी मानी जाएगी। एंड एम्प्लॉयर शैल इंप्लीमेंट रिकमेंडेशंस ऑफ इंटरनल कमेटी एंड लोकल कमेटी एंड सेंड अ रिपोर्ट टू देम। और जो भी रिकमेंडेशन आएगी इन दो कमिटीज की एम्प्लॉयर उनको इंप्लीमेंट करेगा और उसके बाद रिपोर्ट भेजेगा इन कमिटीज को। सेक्शन 13 बात करता है इंक्वायरी रिपोर्ट की। कोई भी अगर इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी प्रोवाइड रिपोर्ट ऑफ फाइंडिंग टू एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इन 10 days आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी एंड रिपोर्ट गिवन टू बोथ द पार्टीज एंड द कमिटीज फाइंड एलिगेशंस आर नॉट प्रूव्ड, देन एट द रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयर एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नो एक्शन इज रिक्वायर्ड। अगर ये माना जाता है कि एलिगेशंस प्रूव हो गई हैं तो दे कैन रिकमेंड दैट एक्शन बी टेकन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एज अ मिसकंडक्ट अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल एंड डिडक्ट सम फ्रॉम सैलरीज और वेजेस पेड टू द वुमेन और हेयर। इफ एम्प्लॉयर इज अनेबल टू डिडक्ट सम फ्रॉम सैलरीज देन आस्क द रिस्पोंडेंट टू पे एंड रिस्पोंडेंट फेल्स टू पे देन रिकवर सम एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल एक्ट ऑन रिकमेंडेशंस इन 60 days। सिंपल सी बात की गई है सेक्शन 13 के अंदर। इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी ने रिपोर्ट दी अपनी फाइंडिंग्स की एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को 10 दिन के अंदर अंदर, जब उसकी इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद और या रिपोर्ट देने के बाद, और इनको ऐसा लगता है कि एलिगेशंस प्रूव नहीं हुई हैं तो एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इनको लगता है कि एलिगेशंस प्रूव्ड हैं तो फिर वो रिकमेंड करेंगे कि सेक्सुअल हरासमेंट को एज अ मिसकंडक्ट ट्रीट किया जाए अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल्स, या फिर ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं कि डिडक्ट कर लें सैलरीज के अंदर से और या फिर वेजेस पेड टू वुमेन और हेयर। अगर एम्प्लॉयर को डिडक्ट करने में सैलरीज कोई दिक्कत होती है या वो नहीं कर पाता है तो वो रिस्पोंडेंट को भी बोल सकता है पे करने के लिए, और अगर रिस्पोंडेंट फेल्स टू पे देन जो भी उसका जो फाइन लगा था उसके ऊपर इट विल बी रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को रिकमेंडेशंस के ऊपर 60 days के अंदर एक्ट करना ही करना होगा। सेक्शन 14 बात करता है पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मलिशियस कंप्लेंट एंड फॉल्स एविडेंस। ये इफ
द इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी कंक्लूड्स complaint is made knowing it to be false and the woman produced forged or misleading document, it will recommend to employer or district officer to take action as per service rules। अगर सिर्फ ऐसी दिक्कत हुई है वुमेन के साथ कि वो अपनी कंप्लेंट को सब्सटैंशिएट नहीं कर पाई है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर मैलिशियस इंटेंट कंप्लेनेंट के पार्ट पे प्रूव हो जाता है और इस्टेब्लिश हो जाता है आफ्टर इंक्वायरी और इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी कंक्लूड करती है कि विटनेसेस गिव्स फॉल्स एविडेंस या प्रोड्यूस्ड फोरजड डॉक्यूमेंट्स और मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स, देन इट विल रिकमेंड एक्शन एज पर सर्विस रूल्स। यानी सिंपल सी बात की गई है यहाँ पे कि अगर कमिटीज को लगता है कि कंप्लेंट जो है जानबूझ के की गई है या फिर जो वुमन थी उसने फोर्ज्ड मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं तो वो एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को रेकमेंड करेगी ताकि वो एक्शन ले एज पर सर्विस रूल। लेकिन अगर सिर्फ यही दिक्कत होती है कि वुमेन अपनी कंप्लेंट को सब्सटैंशिएट नहीं कर पाई थी तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर मैलिशियस इंटेंट कंप्लेनेंट की तरफ से प्रूव हो जाता है और एस्टैब्लिश हो जाता है आफ्टर इंक्वायरी और इंटरनल कमिटीज और लोकल कमिटीज कंक्लूड करती हैं कि जो विटनेस थे उसने फॉल्स एविडेंस दिया था या फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए थे या मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए थे तो वो रिकमेंड करेंगे एक्शन एज पर सर्विस रूल्स। सेक्शन 15 बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पनसेशन। इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी कॉम्पनसेशन डिसाइड करते वक्त विल हैव रिगार्ड टू फॉलोइंग थिंग्स। किस किस चीज का ध्यान में रखेंगे वो? कोई मेंटल ट्रॉमा था, कोई पेन था, कोई सफरिंग थी, इमोशनल डिस्ट्रेस था, लॉस इन करियर अपॉर्चुनिटी हुई है क्या, कोई मेडिकल एक्सपेंसेस कुछ इनकर हुए हैं, इनकम और फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, रिस्पोंडेंट का फीजिबिलिटी कितनी है पेमेंट करने की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपने ऑर्डर कर दिया और वो पे करने में असमर्थ हो। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा इंटरनल और लोकल कमिटी को। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 16 दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और मेकिंग नोन कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स और नॉटविथस्टैंडिंग द आरटीआई एक्ट 2005। जो भी कंटेंट्स होंगे कंप्लेंट के सेक्शन 9 के अंदर और जो आइडेंटिटी होगी कंप्लेनेंट के या फिर कोई एड्रेस है उस औरत का या फिर इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स हैं, रिकमेंडेशन क्या थी कमिटीज की, एक्शन क्या लिया गया है एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का, ये किसी भी तरीके से इट शैल नॉट बी मतलब इसको पब्लिश नहीं किया जाएगा, कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा एंड विल नॉट बी मेड नोन टू द पब्लिक प्रेस और मीडिया। और जो भी इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू जस्टिस सिक्योर टू वुमेन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट उसको डिसेमिनेट किया जा सकता है, उसको फैलाया, उसको पब्लिक में डोमेन में बताया जा सकता है बट विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम, एड्रेस, आइडेंटिटी, पर्टिकुलर्स लीडिंग टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वुमेन। जो भी फाइनल ऑर्डर आया है जिससे जस्टिस सिक्योर हुई है उसको पब्लिसाइज किया जा सकता है बट बिना वुमन या कंप्लेनेंट का नाम, एड्रेस, आइडेंटिटी, पर्टिकुलर्स या फिर कोई भी आइडेंटिफिकेशन उसकी बताए। सेक्शन 17 बात करता है पेनल्टी फॉर पब्लिकेशन और मेकिंग नोन कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स। क्या होगी पेनल्टी? सिंपल सी बात है सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग होगी और अगर वो सर्विस रूल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं देन इट विल बी एज प्रिस्क्राइब्ड। सेक्शन 18 बात करता है अपील की। अब अपील किसको जाएगी? अपील जाएगी कोर्ट या ट्रिब्यूनल को जाएगी बाय अ पर्सन अग्रीव्ड बाय द रिकमेंडेशंस। अब अगर किसी पर्सन के खिलाफ एडवर्स ऑर्डर पास होता है तो सीधी बात है उसके पास राइट होगा कोर्ट या ट्रिब्यूनल के अंदर अपील करने का। अब वो किन किन चीजों से अग्रीव हो सकता है? या तो वो उन रिकमेंडेशन से अग्रीव्ड हुआ हो या फिर वो नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन से अग्रीव्ड था अंडर सेक्शन 13(2) यानी कि एलिगेशंस उसकी प्रूव नहीं हुई थी। सेक्शन 13(3)(i) के अंदर एक्शन फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट एज मिसकंडक्ट लिया गया। 13(3)(2) के अंदर उसकी सैलरी या वेजेस में से कुछ डिडक्शंस हुई। 14(2) के अंदर विटनेसेस ने फॉल्स एविडेंस दिए थे। 14(1) के अंदर फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट थी और 17 के अंदर पेनल्टी फॉर पब्लिक एक्शन था। तो इन सब चीजों में अगर जो भी पर्सन अग्रीव्ड है वो अपील कर सकता है कोर्ट या ट्रिब्यूनल को। अपील जो होगी वो सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग की जाएगी। अगर कोई सर्विस रूल्स नहीं है तो जितना टाइम प्रिस्क्राइब्ड है उसमें की जाएगी और अपील आपको हर दिन में 90 दिन के अंदर अंदर विद इन ऑफ रिकमेंडेशंस फाइल कर देनी है। सेक्शन 19 बात करता है ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर के बारे में। अब एम्प्लॉयर की क्या क्या ड्यूटीज होंगी? ही मस्ट प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, ही मस्ट डिस्प्ले penal consequences of sexual harassment, he must organize workshops and awareness programs, provide facilities to the committees, assist in securing attendance of respondents, witnesses before the committees, make information available to the committees, assist women in filing complaint under IPC, initiate action against the perpetrator, treat sexual harassment as misconduct या फिर lastly monitor timely submission of reports by the internal committees. The next section is section 20. ये बात करता है duties and powers of district officer के बारे में। अब इनको क्या काम करना है? They must monitor the timely submission of report furnished by local committees and they must also
also engage the NGOs for creating awareness on sexual harassment and rights of women. Section 21 बात करता है committee to submit annual report. अब जो भी committee होगी, it must prepare the annual report and submit it to employer or district officer, and district officer will forward the report to state government. Section 22 बात करता है employer to include information in annual report. अब क्या क्या information उसको include करनी पड़ेगी कि कितने cases फाइल हुए और कितने डिस्पोज हुए. सेक्शन 23 बात करता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेन डेटा. फिर से यहाँ पे सिंपल सी बात की गई है कि कितने केस फाइल हुए हैं और उनमें से कितने डिस्पोज किए गए हैं. सेक्शन 24 बात करता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू पब्लिसाइज द एक्ट. सेक्शन 25 बताता है कि पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से इंफॉर्मेशन मांग सकती है, रिकॉर्ड मांग सकती है इंस्पेक्शन के लिए, एंड they will authorize offer to make inspection of records and workplace. Employer or district officer on demand of officer will produce all records and documents. Section 26 बात करता है penalty for non-compliance with provisions of the act. अगर employer fails to constitute internal committee under sections 4(1) or take action under section 13, 14 or 22 or contravenes any other provisions of this act, he will be fined up to 50,000 rupees. Now if the employer is convicted of the same offense twice, दो बार वो इनमें से कोई भी चीज नहीं कर पाया, देन जो उसकी पनिशमेंट होगी इट विल बिकम ट्वाइस, एंड इन केस ऑफ हायर पनिशमेंट इन एनी अदर एक्ट देन पनिशमेंट एंड कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस एंड नॉन रिन्यूअल. उसका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है या फिर उसका रिन्यूअल रिफ्यूज किया जा सकता है. सेक्शन 27 बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय कोर्ट्स के बारे में. कौन करेगा? तो कंप्लेंट होगी विमेन की या फिर पर्सन ऑथराइज्ड बाय इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी. कॉग्निजेंस लेगा कौन? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास लेंगे, एंड एवरी ऑफेंस जो होगा इस एक्ट के अंदर इट विल बी नॉन कॉग्निजेबल. सेक्शन 28 बताता है कि दिस एक्ट इज नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ. सेक्शन 29 बताता है कि रूल्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और डिफिकल्टीज भी रिमूव सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी अंडर सेक्शन 30. सो विद दिस वी आर डन विद सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013. वी होप you liked the video, and if you like this PDF you can purchase it at very nominal prices from our website. The link is given in the description box. अगर ये PDF आपको अच्छा लगा है तो आप इसे हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे, और उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दिया गया है. आप वहां से आके इस PDF को परचेज कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर पसंद नहीं आया तो मत करिएगा. Thank you for watching. I'll see you next time.